नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात और बकी बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीते हफ्ते अपने प्रदेश में राजनीति से लेकर धर्म तक, पर्यावरण से लेकर पर्यटन तक और अपराध से लेकर व्यवस्था तक लगभग हर क्षेत्र की घपरोल सुर्खियों में शामिल रही। राजनीतिक विमर्शों में मुख्यमंत्री के बदलने की चुगलैरी से लेकर राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार तक की फसकबाजी छाई रही, जो अब भी जारी है। आस्था के सवाल पर अगस्त मुनि में मुनि महाराज की दिवारा यात्रा को खूब विवाद बनाया गया, तो अब नंदा देवी राजात के टलने की खबर भी विवाद बन रही है। पर्यटन के सवाल लगातार गंभीर हो ही रहे हैं, जिसमें हिमालय का बर्फ विहीन हो जाना और सर्दियों में भी जंगलों का जलता रहना विकराल हो रहा है। बीते हफ्ते बड़ी मुश्किल से फूलों की घाटी में लगातार 6 दिनों तक जलती रही आग पर काबू पाया जा सका। पर्यटन के सवाल पर मुख्यमंत्री के बयान तो खूब आए कि राज्य में 12 महीने पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन वहीं औली में स्थानीय लोग धरने पर रहे अपनी इन्हीं शिकायतों के साथ कि वहां करोड़ों रुपए घाम लगाने के बाद भी जमीन पर कोई काम नजर नहीं आता, जिसकी कीमत उन्हें अपनी आजीविका से समझौता करते हुए चुकानी पड़ती है। अपराध की खबरों का आलम यह रहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को कुछ लोगों ने अपनी निजी राजनीतिक और पारिवारिक लड़ाई का औजार बना लिया, तो खनन का मामला भी हमेशा की तरह उन्हीं विवादों से घिरा रहा, जहां कानून का कान मरोड़कर नेता और अधिकारी अपनी मवासी चमकाने की जुगत में लगे रहते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज के एक्स्ट्रा कवर में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत करते हैं अगस्त मुनि की उस घटना से जो पिछले हफ्ते प्रदेश की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल रही। अगस्त मुनि के वो वीडियो सभी ने देखे होंगे, जहां मुनि महाराज की डोली के साथ हजारों श्रद्धालु प्रशासन से संघर्ष करते हुए और फिर एक गेट पर बने हुए आर्च को तोड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद दर्जनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें सरकारी काम में बाधा डालना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इस हालिया घटनाक्रम के पीछे 2 अहम सवाल हैं। एक तो जमीन से जुड़ा विवाद है, जहां स्टेडियम बनाने को लेकर निर्माण कार्य चल रहा है, जो बीते कुछ समय से विवादों में है, और दूसरा सवाल है हाल ही में हुई दिवारा यात्रा में प्रशासनिक लापरवाही का, जिसके चलते ये सारा विवाद खड़ा हुआ। इस मुद्दे को विस्तार से समझने की शुरुआत कुछ सरकारी दस्तावेजों से करते हैं, ताकि इस जमीन से जुड़े मामले को समझा जा सके। इस संबंध में सबसे पुराना सरकारी दस्तावेज ये मिलता है, जो संभवतः 19वीं सदी का है और जिसमें दर्ज है कि बंदोबस्त के समय अगस्त मुनि की जमीन पर किसी ने भी दावा नहीं किया। इसी दस्तावेज के आधार पर स्थानीय लोगों की इस मान्यता को भी बल मिलता है कि ये जमीन मुनि महाराज यानी देवता की जमीन रही है, जिसे द्यूका यानी देवता का कहा जाता है, और ऐसी जमीन को निजी कार्यों का निजी हितों के लिए अपशगनी माना जाता है, इसलिए इन्हें अक्सर खाली छोड़ दिया जाता है। हालांकि एक सच ये भी है कि आज देवता की इसी जमीन पर खूब अतिक्रमण भी हो चुके हैं और कई लोग अपने निजी हितों के लिए इस जमीन को कब्जाए हुए आराम से बैठे हैं। बहरहाल, इस जमीन से जुड़ा दूसरा अहम दस्तावेज ये मिलता है, जो साबिक बंदोबस्त 1938 का है। इस दस्तावेज में जिक्र मिलता है कि अब तक ये जमीन सरकार की हो चुकी है, जिसे हिमालयन ट्रेवल्स पोर्ट एयर कॉरपोरेशन को दिया गया है। आज़ादी के बाद के दस्तावेजों में जमीन का थोड़ा और विस्तृत ब्यौरा मिलता है। फसली वर्ष 1958 से लेकर 62 के बंदोबस्त में ये जमीन हवाई अड्डे के नाम से दर्ज है और कुल 4 खसरों में बटी हुई है। खसरा नंबर 1492 में है कुल 6.621 हेक्टेयर यानी करीब 329 नाली 8 मुट्ठी। खसरा नंबर 1493 में है 0.038 हेक्टेयर यानी 30 मुट्ठी। खसरा नंबर 1495 में है 0.070 हेक्टेयर यानी 3.5 नाली, और खसरा नंबर 1497 में है 0.020 यानी 14 मुट्ठी। इस दस्तावेज के अनुसार हवाई अड्डे के पास कुल जमीन हुई 6.743 हेक्टेयर यानी करीब 338 नाली जमीन। अब इसी जमीन में से कुछ हिस्सा अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारी विभागों को दिया गया है। जैसे औद कटला गदेरे से बाजार तक की जमीन दी गई है GIC को, 10 नाली जमीन दी गई है GGIC को, 10 नाली स्वास्थ्य विभाग को, 5 नाली निर्वाचन को, 2 नाली पर पट्टे दिए गए हैं और 297 नाली खेल विभाग को दी गई है। इस जमीन का बड़ा हिस्सा खेल विभाग को दिए जाने की शुरुआत हुई थी साल 2002 और 3 में, जब NT तिवारी की सरकार में अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग जगह जमीनें खेल विभाग को देने की शुरुआत हुई। उसी दौर में अगस्त मुनि की ये जमीन
महिला एथलेटिक्स के लिए खेल विभाग को दी गई थी, जहां आगे चलकर महिला हॉस्टल भी बना। हालांकि जमीन हस्तांतरण का ये कार्य संभवतः कागजों पर पूरी तरह से पुख्ता नहीं हुआ था, जिसका अंदेशा मिलता है फरवरी 2023 के इस सरकारी पत्र से। इस पत्र में भले ही साल 2002 से लेकर साल 2020 तक के शासनादेशों का जिक्र है, लेकिन नागरिक उड्डयन विभाग से खेल विभाग को जमीन हस्तांतरण की अनुमति के लिए 2023 में भी लिखा जाना बताता है कि तब तक भी ये जमीन कागजों पर खेल विभाग के नाम नहीं चढ़ी थी। इसी को लेकर अब कई लोग ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जब जमीन विभाग के नाम ही नहीं थी तो खेल विभाग ने कैसे यहाँ हॉस्टल से लेकर बैडमिंटन कोर्ट तक का निर्माण करवा दिया। दूसरी तरफ कई स्थानीय लोग ये भी मानते हैं कि इन निर्माणों के चलते पहाड़ की कई लड़कियों को एथलेटिक्स में मौके मिले, जिनमें से कुछ ने तो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच बनाई। बहरहाल ये जमीन भले ही खेल विभाग के नाम न चढ़ी हो, लेकिन सरकारी शासनादेशों के आधार पर खेल विभाग यहाँ निर्माण कार्य करता रहा और इस पर कभी कोई विवाद भी नहीं हुआ। विवाद की शुरुआत तब हुई जब यहाँ स्टेडियम निर्माण का कार्य शुरू हुआ और इस जमीन पर स्थित मुनि महाराज की गद्दी से छेड़छाड़ की संभावना पैदा हुई। मौजूदा सरकार ने जब यहाँ स्टेडियम बनाने को लेकर काम शुरू किया था, तब तक भी विवाद इतना गहराया नहीं था और स्थानीय लोग बताते हैं कि स्टेडियम बनाने को लेकर भी लगभग सभी पक्ष सहमत थे। लेकिन निर्माण के दौरान जब मुनि महाराज की गद्दी स्थल के पास गड्ढे खोदे गए और सरिये लगाने शुरू हुए, तब लोगों को मालूम हुआ कि गद्दी स्थल के ऊपर संभवतः एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू किया। पंचकोटी मंदिर समिति अगस्त मुनि के अध्यक्ष शक्ति बर्तवाल बताते हैं कि इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से मिला। तब ये भी तय किया गया कि एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी संस्तुति के बाद ही निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। लेकिन ये समिति कभी गठित ही नहीं हुई। प्रशासन मौखिक तौर से तो कहता रहा कि गद्दी स्थल से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन इस संबंध में लिखित रूप से कभी कुछ नहीं बताया गया और न ही वो डीपीआर स्थानीय लोगों के साथ साझा की गई, जिसके आधार पर निर्माण किया जाना था। यहाँ से मामला बिगड़ने लगा और अंततः इतना बिगड़ गया कि लोग अब स्टेडियम बनाए जाने का ही विरोध करने लगे। लोगों के मन में ये भी शंका थी कि प्रदेश में अधिकतर जगहों पर जहाँ स्टेडियम बनाए गए हैं वो आम जनता की पहुँच से बाहर हो गए हैं और उनकी देखरेख भी बहुत अच्छी नहीं ही हुई है। इसलिए कई लोग ये भी मांग करने लगे कि यहाँ स्टेडियम की जगह खेल मैदान को ही समतल और विकसित किया जाए, जो हमेशा सभी के लिए खुला भी रहे। इस पूरे घटनाक्रम में एक एंगल और भी है और वो उसी ठेकेदारी का है जिसे राज्य में क्या देश भर में घपरोल मचा ही रहता है। चुगलैर बताते हैं कि स्टेडियम का विरोध होने का एक कारण ये भी था कि इसे बनाने का ठेका किसे मिलेगा। जिसके हाथों से ठेका निकल गया उसकी लॉबी पूरे स्टेडियम का ही विरोध करने लगी। हालांकि इस विरोध में सभी लोग किसी लॉबी के रहे हों या किसी राजनीतिक द्वेष से प्रेरित रहे हों, ऐसा भी नहीं है। बहरहाल ये विरोध चल ही रहा था कि दिसंबर 2025 में ये तय हो गया कि मुनि महाराज की डोली, जो अमूमन हर 12 साल में द्वारा यात्रा के लिए निकलती है, लेकिन बीते 15 साल से नहीं निकली है, वो 14 जनवरी 2026 के दिन इस यात्रा के लिए निकलेगी। ये यात्रा एक धार्मिक यात्रा है जो दशकों से निकलती आ रही है, लेकिन इस बार यात्रा में राजनीतिक तड़का भी लगना शुरू हुआ। ये यात्रा जिस पारंपरिक रास्ते से होकर मुनि महाराज की गद्दी तक पहुंचती थी, जिस रास्ते से साल 2010 में भी यात्रा निकली थी, उस मार्ग की जगह इस बार एक अन्य मार्ग से होकर ये यात्रा निकली, जहां एक गेट बना हुआ था जिसका आर्ट यात्रा के रास्ते में बाधा बन रहा था, क्योंकि डोली किसी भी निर्माण के नीचे से होकर नहीं गुजरती। मंदिर समिति की ओर से प्रशासन को एक पत्र भी 28 दिसंबर को लिखा गया, जिसमें बताया गया था कि डोली के रास्ते में गेट का आर्च बाधा बन सकता है, इसलिए इसके एक हिस्से को तोड़ दिया जाए। यहाँ से इस मामले में दो पक्ष सामने आते हैं। एक पक्ष है उन लोगों का जिनका कहना है कि पूर्व सूचना के बाद भी प्रशासन ने न तो गेट का आर्च तोड़ा और न ही उसकी बगल की दीवार को तोड़कर डोली का रास्ता बनाया गया। यदि ऐसा हो गया होता तो बवाल की स्थिति नहीं बनती और डोली आराम से निकल जाती। दूसरा पक्ष है प्रशासन का, जिसका कहना है कि यात्रा पारंपरिक तौर से जिस मार्ग से जाती थी उसकी सजावट के साथ ही साफ सफाई भी करवा दी गई थी, लेकिन डोली के लिए गेट तोड़वाने की जिद वही लोग इस पर अड़े थे जिन्हें डोली की आड़ में स्टेडियम का और इससे जुड़े निर्माण कार्यों का विरोध करते हुए अपनी राजनीति चमकानी थी। इस पक्ष का यह भी आरोप है कि जब देवता अपना मार्ग स्वयं तय करते हैं तो कुछ लोगों को ये कैसे मालूम हो गया था कि इस बार देवता अपना पारंपरिक मार्ग छोड़कर मुख्य गेट वाला मार्ग अपनाएंगे, कि उन्होंने 28 दिसंबर को ही गेट तोड़े जाने के बारे में चेतावनी दे दी थी।
बहरहाल स्थिति ये बन पड़ी कि एक तरफ यात्रा से जुड़े लोग गेट तोड़ने को लेकर अड़े रहे, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी इस बात पर अड़ गया कि हमने पारंपरिक यात्रा मार्ग की साफ सफाई करवा दी है और डोली के लिए वही मार्ग उपयुक्त है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस पारंपरिक मार्ग से जहां से डोली पहले निकला करती थी, वहां अब हॉस्टल बन जाने के चलते टॉयलेट्स का निर्माण हुआ है, इसलिए उस मार्ग से डोली नहीं जा सकती थी। इसी खींचतान के बीच 14 जनवरी के दिन डोली मंदिर से बाहर आई और गेट के पास से वापस लौट गई। इसने मामले को और बड़ा बना दिया और संभवतः यहीं प्रशासन की बड़ी चूक भी हुई, क्योंकि अगले दिन लोगों की आस्था का ज्वार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने खुद ही गेट पर चढ़कर उसका एक हिस्सा तोड़ डाला। मामला भले ही राजनीति का रहा हो या आस्था के सहारे स्टेडियम के विरोध का, जन भावनाओं को देखते हुए यदि प्रशासन खुद ही गेट के बगल की दीवार का हिस्सा गिराकर डोली के लिए जगह बना देता तो नुकसान भी कम होता और प्रशासन की साख भी बची रहती। 14 तारीख की जन भावनाओं को देखने के बाद भी ऐसा नहीं हो सका, इसे प्रशासनिक चूक तो माना ही जाएगा। हालांकि यहाँ जिलाधिकारी प्रतीक जैन का एक वीडियो संदर्भ से काट कर भी दिखाया गया कि उन्होंने खुद इस गेट को तोड़ने की बात कही थी, लेकिन उनका कहना है कि वो वीडियो स्टेडियम के विरोध प्रदर्शन के दौरान का है, जब उन्होंने ये कहा था कि अगर स्टेडियम बनाए जाने को लेकर स्थानीय लोग तैयार होते हैं तो आने वाले समय में देवडोली के लिए वो गेट को तोड़वाने के लिए भी ठेकेदार को बोल देंगे। लेकिन इस वीडियो को इस संदर्भ में वायरल किया गया जैसे उन्होंने इसी दीवारा यात्रा के लिए गेट तोड़वाने की बात कही हो और फिर अपनी बात से पीछे हट गया हो। बहरहाल मुनि महाराज की यात्रा से जुड़ा विवाद अभी खत्म ही हो रहा था कि अब ये खबर भी सामने आ गई कि इस साल होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा भी पोस्टपोन कर दी गई है। यहाँ भी अब खूब राजनीति होने लगी है। कुछ लोगों का कहना है कि इसी साल अर्ध कुंभ का भी आयोजन होना है, जिसे टाल पाना सरकार के हाथ में नहीं है। और एक तरफ अर्ध कुंभ और दूसरी तरफ राजजात, अगर सरकार करवाती है तो फिर अगले साल चुनाव की तैयारी वो कहाँ से करेगी। इसीलिए चुगलैर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार किसी भी चीज से समझौता कर सकती है, लेकिन चुनाव में खुद को झोंक देने से कभी समझौता नहीं कर सकती। वैसे यात्रा टालने के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है कि सितंबर के उस समय जिस समय यात्रा की तिथि निकल रही है, तब तक ऊंचे इलाकों में काफी ठंड बढ़ जाती है, इसलिए यात्रा अगले साल की जाए। लेकिन ट्रेकिंग करने वाले बताते हैं कि वो मौसम उच्च क्षेत्रों की यात्रा के लिए सबसे मुफीद माना जाता है, जब बरसात खत्म हो चुकी होती है और बर्फबारी शुरू नहीं हुई होती। ऐसी तिथि अगर राजजात यात्रा की निकल रही है तो इसे तो अच्छा संकेत माना जाना चाहिए था। दूसरी बात यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों की भी है। कहा जा रहा है कि तैयारी पूरी नहीं है, इसलिए यात्रा पीछे करना ही उचित है। अब ये कमाल की बात है, एक तरफ तो कहा जाता है कि यात्रा की तिथि स्वयं देवता तय करते हैं और दूसरी तरफ ठंड या तैयारी का बहाना करके यात्रा पीछे खिसकाने की बात की जा रही है। एक तीसरा पक्ष भी इसमें है और वो है बजट की सपोड़ा सपोड़ी का। 12 साल में होने वाली राजजात यात्रा के लिए जो बजट मांगा जाता है और जो आता है, उसमें कई लोगों के वारे न्यारे हो जाते हैं। इस साल मंदिर समिति ने केंद्र सरकार से इस यात्रा के लिए 5000 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की है। पिछली यात्रा के दौरान भी ये खूब हुआ था कि यात्रियों के लिए जो छाते, टेंट, प्रोटीन पैकेट्स आदि आए थे, वो यात्रियों को मिलने की बजाय अगले कई महीनों और सालों तक बाजारों में बिकते रहे। अब तो सोशल मीडिया की धकाधूम का भी दौर है, तो लाखों में नहीं करोड़ों का बाजार सिर्फ सोशल मीडिया के लिए ही तैयार किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि फिल्म निर्माण से लेकर के सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार, इन्फ्लुएंसर्स, फेसबुक लाइव आदि के लिए ही करोड़ों करोड़ का बजट आवंटित किया जाए, ताकि सभी चकड़ैत फलिंडा लौफियाने में पीछे न रह सकें। राजजात यात्रा एक तरफ लाखों पहाड़ियों की आस्था से जुड़ी होती है, लेकिन दूसरी तरफ कई चकड़ैतों की 2 नंबरी कमाई का मौका भी लेकर आती है। अब वो मौका इस साल बने या अगले साल। बीते दिनों औली के स्थानीय लोग भी आंदोलनरत रहे कि वहाँ जो करोड़ों रुपए कृत्रिम बर्फ बनाने के तामझाम के नाम पर घाम लगाए गए, उनका आखिर हुआ क्या। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों के इस प्रोजेक्ट के लगने के बाद से आज तक यहाँ कभी कृत्रिम बर्फ बनाने का काम हो ही नहीं सका। हालांकि इन लोगों के आंदोलन के बाद पर्यटन सचिव ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर सुनवाई करते हुए बीते सालों का भी ऑडिट करवाया जाएगा और व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। वैसे औली के मामले में मौसम भी अक्सर सरकार की फजीयत बचाने का काम कर ही जाता है। कृत्रिम बर्फ की जब ज़रूरत होती है तब स्थानीय लोग धरना ही करते रह जाते हैं और जब तक प्रशासन उनका संज्ञान लेता है तब तक अमूमन बर्फबारी स्वतः हो जाती है, सरकार की नाक बच जाती है।
इस बार भी बहुत संभव है कि आने वाले कुछ ही दिनों में औली में बर्फबारी हो जाए और तब पर्यटन विभाग से लेकर सूचना विभाग तक वहां की मोहक तस्वीरें साझा करते हुए दावा ठोक दे कि सरकार ने विंटर टूरिज्म के लिए बहुत कुछ फरका के रख दिया है। वैसे तस्वीरों से याद आया, बीते हफ्ते कुछ तस्वीरों से प्रदेश के चुगलैरों और फसकबाजों को खूब मसाला मिला, जिसके चलते कभी मुख्यमंत्री को घिलमिंडी खिलाने की चर्चा तेज हुई तो कभी मंत्रिमंडल विस्तार की। पहली तस्वीरें सामने आई दिल्ली में हुए रैबार नाम के एक आयोजन की, जिसमें उत्तराखंड के सांसदों से लेकर मंत्री तक पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री यहां नहीं दिखे। मजेदार ये भी रहा कि रैबार के मंच पर वही चेहरे ज्यादा दिखे जिन सब का नाम सीएम इन वेटिंग वाली लंबी सूची में सबसे ज्यादा बार दोहराया जाता है। इसलिए फसक होने लगी कि ये सब एक तरफ हैं और धामी जी की कुर्सी लमटाने के लिए जोर लगा रहे हैं, जबकि धामी जी वहां से नदारद हैं। इस चर्चा में लोग ये भूल गए कि ये वही रैबार कार्यक्रम है जिसके आयोजन और जिसकी स्मारिकाओं के लिए धामी सरकार ने ही पिछले सालों में लाखों लाख रुपए बांटे हैं। इस साल भी धामी सरकार ने इन्हें पैसे दिए हैं या नहीं, ये कुछ समय बाद सामने आ ही जाएगा, लेकिन पिछले सालों में उन्होंने खूब हाथ खोलकर रैबार तक रुपयों का रैबार खूब पहुंचाया है। आज वही रैबार का मंच धामी जी की ही कुर्सी को भेलून चुलाने वालों के लिए सामग्री प्रदान कर रहा है। हुए तब दूसरी तस्वीरें खुद धामी जी के पेज से सामने आई, जिसमें वो दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में विधायक उमेश शर्मा काऊ, दुर्गेश्वर लाल और महेश जीना से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि अपनी पोस्ट में पुष्कर सिंह धामी ने सिर्फ इतना ही लिखा है कि इन विधायकों से मिलकर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन इन तस्वीरों के कई मायने चुगलैर और चगड़ैत निकालने लगे हैं। कहा जाने लगा है कि ये तस्वीरें मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल करने का संकेत है। ये संकेत इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली का आशीर्वाद जरूरी है, और इस बात को तो भाजपा के सबसे क्यूट नेता और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद ही स्वीकार चुके हैं कि बल दिल्ली वाले बोलेंगे, जब बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। आज की भाजपा उस कांग्रेस की तरह है जहां सब दिल्ली से ही तय होता था। उनके लिए दिल्ली ऐसी है कि बौ का हते बात, बल रुट्टी दिया या भात। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको 12 मासा के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करने के साथ ही चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग जरूर करें। स्क्रीन पर नजर आ रहे QR कोड और UPI ID के माध्यम से आप हमें सीधे भी समर्थन दे सकते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती हुई कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिएगा। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, प्रहलाद, प्रणाम।